कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त मनीषा। आइए सुनते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर की रचना आंख की किरकिरी। सहसा राजलक्ष्मी ने अपरिमित उत्साह से बहू को घर गृहस्थी का कामकाज सिखाना शुरू कर दिया। भंडार घर, रसोई घर और पूजा घर का काम करते करते आशा का दिन पूरा हो जाता और रात को सास के साथ एक बिस्तर पर सोना पड़ता। इस तरह राजलक्ष्मी स्वयं बहू की विच्छेद व्यथा की क्षतिपूर्ति करने लगी और अन्नपूर्णा खूब सोच विचार कर बहनौत से दूर ही दूर रहने लगी। जब कोई प्रबल अभिभावक ईख का सारा रस खूब चबा चबा कर चूसता रहता है, तब हताश्वास लुब्ध बालक का क्षोभ जैसे उत्तरोत्तर असह्य रूप से बढ़ने लगता है। ठीक वैसी ही हालत हो गई महेंद्र की। स्वयं उसकी आंखों के सामने उसकी नवयौवना नववधू का संपूर्ण मिष्ट रस केवल घर गृहस्थी के निष्पेषण यंत्र में निचुड़ता रहे, भला यह भी कभी सहा जा सकता है? महेंद्र ने अन्नपूर्णा से जाकर कहा, चाची, माँ बहू को जिस तरह के काम धंधे कोलों में पेर रही हैं, मुझसे तो देखा नहीं जाता। अन्नपूर्णा जानती थी कि राजलक्ष्मी बहुत ज्यादती कर रही हैं, किंतु फिर भी उन्होंने कहा, क्यों महेंद्र, इसमें क्या गलत है? बहू को घर का कामकाज सिखाना तो अच्छा ही है। आजकल की बहू बेटियों का उपन्यास पढ़ना, कारपेट बुनना, शौक ही शौक में समय बर्बाद करना क्या अच्छी बात है? महेंद्र उत्तेजित होकर बोला, आजकल की लड़कियां तो आजकल की सी होंगी, चाहे वह अच्छी बात हो या बुरी। मेरी स्त्री अगर मेरे ही समान उपन्यास पढ़कर रस ले सके तो मैं तो उसमें कोई बुराई या हंसी की बात नहीं देखता। अन्नपूर्णा के कमरे में पुत्र का कंठ स्वर सुनते ही राजलक्ष्मी हाथ का सब काम छोड़ छाड़ कर दौड़ी चली आई और तीव्र कंठ से बोली, क्या बात है? तुम दोनों में क्या सलाह हो रही है? महेंद्र उत्तेजित तो था ही, बोल उठा, सलाह कुछ नहीं हो रही। सुनो माँ, बहू को मैं दासी की तरह दिन रात काम धंधे में झोंकना नहीं चाहता। माँ ने अपनी उद्दीप्त ज्वाला का दमन करते हुए अत्यंत तीक्ष्ण धीर कंठ से कहा, तो उनका क्या करना चाहते हो? मैं उसे पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। राजलक्ष्मी कुछ जवाब न देकर तेजी से चली गईं और क्षण भर बाद ही बहू का हाथ पकड़कर उसे महेंद्र के सामने स्थापित करती हुई बोली, यह लो अपनी धरोहर, सिखाओ जितना सिखाना हो पढ़ना लिखना। इतना कहकर वे अन्नपूर्णा की तरफ लपकी और गले में आंचल डालकर हाथ जोड़कर बोली, माफ करना मंजली मालकिन, मुझे माफ करना। तुम्हारी बहनौत इतनी मान मर्यादा है, मैं समझ नहीं पाई थी। इनके कोमल हाथों में मैंने हल्दी के दाग लगा दिए हैं। अब लो, तुम इन्हें धो पहुंच कर मेम साहब बनाकर महेंद्र के हाथ सौंप दो, ताकि ये कुर्सी टेबल पर बैठकर पढ़ाई लिखाई कर सके। दासी वृत्ति मैं ही करूंगी। इतना कहकर राजलक्ष्मी सीधी अपने कमरे में चली गई और जोर से किवाड़ बंद करके भीतर से हुड़का बंद कर लिया। अन्नपूर्णा मारे क्षोभ के जहां की तहां धरती पर बैठ गई और आशा इस आकस्मिक गार्हस्थ्यिक क्रांति का तात्पर्य न समझकर लज्जा, भय, दुख से कांप उठी और उसका चेहरा पक पड़ गया। महेंद्र मारे गुस्सा के मन ही मन कहने लगा, बस अब नहीं, अपनी स्त्री का भार अपने हाथ में लेना ही पड़ेगा, नहीं तो अन्याय होगा। इच्छा के साथ कर्तव्य बुद्धि का मेल होते ही हवा के साथ आग लग गई। फिर कहाँ गया कॉलेज, कहाँ रही परीक्षा, कहाँ गई मित्रता और कहाँ रहा सामाजिक बंधन। स्त्री की उन्नति करना ही महेंद्र का एकमात्र लक्ष्य बन गया और उसी क्षण उसने दृढ़ मुष्टि से स्त्री का पाणी ग्रहण किया और उसे अपने कमरे में ले गया। काम काज या लोक लाज की उसने बिल्कुल ही परवाह नहीं की। अभिमानिनी राजलक्ष्मी ने मन ही मन कहा, अब तो महेंद्र बहू को लेकर मेरे दरवाजे पर सिर पटकता रहे तो भी मैं उसकी तरफ नहीं देखने की। देखूं वो अपनी माँ के बिना बहू को लेकर कैसे जिंदगी बिताता है। दिन बीत गया,
रात भी बीत गई। दूसरा दिन आया, तीसरा दिन आया, किंतु राजलक्ष्मी के दरवाजे के आगे किसी अनुतप्त की पद ध्वनि नहीं सुनाई दी। राजलक्ष्मी ने तय किया कि महेंद्र क्षमा मांगने आएगा तो वे उसे क्षमा कर देंगी, नहीं तो बेचारे को बड़ी गहरी चोट पहुंचेगी। क्षमा की प्रार्थना भी नहीं आई। तब फिर राजलक्ष्मी ने तय किया कि वे खुद ही जाकर बेटे को क्षमा कराएंगे। लड़का रूठ गया है तो क्या मां को भी रूठे रहना चाहिए? दूसरी मंजिल के ऊपर छत के एक कोने में महेंद्र का सोने का कमरा है और वहीं उसका पढ़ने का कमरा है। इधर कई दिनों से मां ने उसके कपड़े लत्ते नहीं संभाले और ना घर द्वार की सफाई ही की। कई दिन से मात्र स्नेह के चिराभ्यस्त कर्तव्य पालन ना कर सकने से उनका हृदय दुग्ध भारातुर स्तन के समान भीतर ही भीतर व्यथित और पीड़ित हो उठा था। उस दिन दोपहर को वे सोचने लगी, अब तो महेंद्र कॉलेज चला गया होगा, चलो इस मौके से उसका कमरा ठीक कराऊं। कॉलेज से वापस आते ही वह तुरंत समझ जाएगा कि कमरे में आज मां का हाथ पड़ा है। राजलक्ष्मी जीना तय करके ऊपर पहुंची। महेंद्र के कमरे का एक किवाड़ खुला हुआ था। उसके सामने पहुंचते ही मानो सहसा उनके कांटा चुभ गया। वे ठिठक कर खड़ी हो गई। देखा कि फर्श के बिस्तर पर महेंद्र सो रहा है और दरवाजे की ओर पीठ किए हुए बहू धीरे धीरे उसके तलवे पर हाथ फेर रही है। दोपहर के प्रखर प्रकाश में खुले कमरे में दाम्पत्य लीला का यह अभिनय देखकर राजलक्ष्मी मारे लज्जा और धिक्कार के संकुचित होकर चुपचाप नीचे उतर आई। कुछ दिन पानी न पड़ने से खेत की फसल जैसे पीली हो जाती है और फिर पानी पड़ते ही बिना देर किए जल्दी जल्दी बढ़कर वह दीर्घकाल की उदासीनता दूर कर देती है और दुर्बल झुकाव को त्याग कर बिना किसी संकोच के निश्शंक होकर अपने अधिकार को उन्नत और उज्जवल कर देती है। आशा का भी ठीक वैसा ही हाल हुआ। जहां उसका रक्त का निकट संबंध था वहां उसने कभी आत्मीयता का दावा नहीं किया, पर आज पराये घर आकर उसे जब बिना प्रार्थना के निकटतम संबंध और निसंदिग्ध अधिकार प्राप्त हुआ और पति ने जब उस अयत्न प्रतिपालिता अनाथा के मस्तक पर अपने हाथ से लक्ष्मी का मुकुट पहना दिया, तब उसने अपना गौरव पद ग्रहण करने में क्षण भर की भी देर नहीं की। उसने नववधु सुलभ लज्जा भय सब दूर करके सौभाग्यवती स्त्री की महिमा से मंडित होकर पति के चरणों में बिना किसी संकोच के क्षण में अपने सिंहासन पर अधिकार जमा लिया। राजलक्ष्मी उस दिन दोपहर को उस सिंहासन पर इस नवागता पराये घर की लड़की को चिराभ्यस्तवत स्पर्धा के साथ बैठी देखकर दुस्सह विस्मय से नीचे उतर आई और फिर अपने चित्त दाह से अन्नपूर्णा को दग्ध करने पहुंची। बोली, अजियो देवी जी, जरा देखो जाकर तुम्हारी नवाबजादी नवाब के घर से कैसा शऊर कायदा सीख कर आई हैं। आज अगर घर के बड़े बूढ़े कोई होते तो अन्नपूर्णा ने भय विह्वल होकर कहा, जीजी बहू तुम्हारी है, तुम उसे चाहे जैसे रखो, डांटो डपटो सिखाओ गुनाओ, तुम्हें पूरा हक है। उसके बारे में मुझसे क्यों कहा करती हो? राजलक्ष्मी धनुष्टंकार की तरह बज उठी। बोली, मेरी बहू? तुम जैसी मंत्राणी के रहते मुझे कौन पूछता है? इस पर अन्नपूर्णा बड़ी तेजी से उठकर अपने पैरों की आहट से जीने को कपाती हुई सीधी ऊपर पहुंची महेंद्र के कमरे में और जाते ही आशा से बोली, तू इस तरह मेरा सिर नीचा कराएगी कलमुही? लज्जा शर्म नहीं, समय नहीं, असमय नहीं, बूढ़ी सास के ऊपर सारे घर का कामकाज छोड़कर तू यहाँ आराम कर रही है। मेरी फूटी तकदीर कि मैं तुझे इस घर में लाई। कहते कहते उनकी आंखों से झर झर आंसू झड़ने लगे और आशा भी सिर झुकाए दोनों हाथों से साड़ी के पल्ले को नोचती हुई चुपचाप दीवार के सहारे खड़ी खड़ी रोने लगी। महेंद्र ने कहा, चाची तुम बहू को क्यों झूठ मूठ कर डांट रही हो? मैंने ही तो इसे रोक रखा है। तो यह क्या तुमने कोई अच्छा काम किया है बेटा? अभी यह लड़की है, अनाथा है, मां से कभी कुछ सीखा नहीं, भलाई बुराई का इसे अभी ज्ञान ही क्या है? तुम इसे क्या सिखा रहे हो? यह देखो, इसके लिए किताब स्लेट कॉपी सब ले आया हूं। मैं इसे लिखना पढ़ना सिखाऊंगा। इस पर चाहे कोई निंदा करे चाहे नाराज हो। पढ़ाई लिखाई क्या सारे दिन ही हुआ करती है?
शाम के बाद 1 आध घंटा पढ़ा दिया, बस काफी है। पढ़ना लिखना इतना आसान नहीं चाची, इसमें समय लगता है, काफी परिश्रम करना पड़ता है। अन्नपूर्णा झुंझला उठी और तुरंत कमरे से बाहर निकलकर नीचे चली आई। आशा ने भी धीरे धीरे उनका अनुसरण करना चाहा, किंतु महेंद्र द्वार रोककर खड़ा हो गया। आशा के करुण सजल नेत्रों की विवल प्रार्थना का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। बोला, ठहरो, सोकर जो समय नष्ट किया है उसकी मुझे पूर्ति कर लेने दो। संसार में ऐसे गंभीर प्रकृति श्रद्धेय मूढ़ों का होना कोई असंभव नहीं जो यह समझ बैठे हों कि महेंद्र ने सचमुच निद्रा के आवेश में पढ़ाई का समय नष्ट किया है। लिहाजा विशेष रूप से उनकी जानकारी के लिए इतना कह देना जरूरी है कि महेंद्र की शिक्षकता में जैसा अध्यापन कार्य संपन्न होता है उसका कोई भी स्कूल इंस्पेक्टर कभी भी अनुमोदन नहीं कर सकता। आशा ने अपने पति पर विश्वास किया था और वास्तव में ऐसा सोचा था कि पढ़ना लिखना सीखना उसके लिए नाना कारणों से सहज नहीं हो सकता। फिर भी पति की आज्ञा होने से उसका कर्तव्य है कि वह पढ़ने लिखने में यथाशक्ति ध्यान दे। इसके लिए वह पूरी कोशिश से अपने अशांत विक्षिप्त मन को संयत करती। शयन गृह में फर्श पर बिछे हुए गद्दे के एक किनारे अत्यंत गंभीर होकर बैठती और किताब कॉपी पर बिल्कुल झुककर सिर हिलाती हुई पाठ याद करने में जुट जाती। कमरे के दूसरी तरफ एक छोटी सी टेबल पर डॉक्टरी किताब खोलकर मास्टर साहब कुर्सी पर बैठे रहते और बीच बीच में कनखियों से छात्रा की निगरानी करते रहते कि ठीक से मन लगाकर पढ़ रही है या नहीं। देखते देखते अकस्मात डॉक्टरी किताब बंद हो जाती और महेंद्र के मुंह से निकल जाता, चुन्नी। आशा चकित होकर मुंह उठाकर देखने लगती। महेंद्र कहता, किताब लेकर इधर तो आओ जरा, देखूं कहां पढ़ रही हो। आशा डर जाती, मास्टर साहब कहीं उसकी परीक्षा ना लेने लगे। परीक्षा में उत्तीर्ण होने की संभावना कम ही रहती, कारण चारों पाठ के चारुत्व का प्रलोभन उसके अबाध्य मन को किसी भी तरह वश में नहीं ला सका था। वह पुस्तक में उल्लिखित नए नए शब्द और ज्ञानवर्धक विषय वस्तु के विषय में जितना ही ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करती, शब्द उतने ही उसके लिए दुरूह हो जाते और काले काले अक्षर उसकी आंखों के सामने चींटियों की तरह कतार बांध कर रेंगते रहते। परीक्षक की बुलाहट सुनकर आशा किताब हाथ में लिए हुए डरती डरती महेंद्र की कुर्सी के पास पहुंचती। महेंद्र एक हाथ से उसका कटिदेश घेर कर दृढ़ता से उसे बंदनी बना लेता और दूसरे हाथ में किताब लेकर पूछता, आज कितना पढ़ा, बताना जरा। आशा जितनी पंक्तियों पर आंखें फेर सकती थी उतना बता देती। महेंद्र क्षुण्ण स्वर में कहता, अरे इतना पढ़ डाला, मैंने कितना पढ़ा है देखोगी। और फिर अपनी पढ़ाई का हिसाब देते हुए जो कुछ दिखाता उसमें किसी एक अध्याय के शीर्षक के सिवा और कुछ न होता। आशा आश्चर्य से आंखें फाड़कर कहती, तो इतनी देर से क्या कर रहे थे। महेंद्र उसकी ठोड़ी पकड़कर कहता, कोई एक आदमी है, उसी की बात सोचता रहा, लेकिन जिसकी बात मैं सोच रहा था वह निष्ठुर चारुपाठ में दीमक की कदानी के मजे ले रहा था। आशा इस निराधार आरोप के विरुद्ध उपयुक्त उत्तर दे सकती थी, किंतु कोई उपाय जो नहीं, केवल लज्जा की खातिर ही प्रेम की प्रतियोगिता में चुपचाप उसे हार मान लेनी पड़ती। और इससे यह स्पष्ट हो जाता कि महेंद्र की यह पाठशाला सरकारी या गैर सरकारी किसी भी शिक्षालय का कोई नियम मानकर नहीं चलती। मान लो किसी दिन महेंद्र उपस्थित नहीं है और उस मौके से आशा पढ़ने में मन लगाने की कोशिश कर रही है। इतने में महेंद्र न जाने कहां से आकर पीछे से उसकी आंखें मींच लेता है और किताब छीन कर कहता है, निष्ठुर कहीं की, मैं नहीं रहता तो तुम मुझे याद नहीं करती, पाठ याद किया करती हो, क्यों। आशा कहती, तुम मुझे मूर्खी बनाए रखोगे। तुम्हारी कृपा से मेरी विद्या भी ऐसी क्या दौड़ लगा रही है जो तुम्हें डहा हो रहा है। बात सहसा आशा के मन में चुप जाती और वह उसी क्षण जाने को तैयार होकर कहती, मैंने तुम्हारी पढ़ाई में कब बाधा डाली है। महेंद्र उसका हाथ पकड़कर कहता, तुम इसका क्या समझो, मुझे भूलकर तुम जितनी आसानी से पाठ याद कर सकती हो, तुम्हें भूलकर मैं तो उतनी आसानी से पढ़ाई नहीं कर सकता। यह बहुत बड़ा दोषारोप है। इसके बाद
स्वभावतः ही शरद की हल्की वर्षा की तरह आशा की आंखें आंसू बरसाने लगती और कुछ ही देर में उसका वह अश्रु वर्षण लाड़ प्यार के सूर्यलोक में विलीन हो जाता। रह जाती केवल एक सजल उज्ज्वलता। शिक्षक स्वयं ही यदि शिक्षा का सबसे बड़ा अंतराय हो उठे तो अबला शिक्षार्थिनी की मजाल क्या कि वह विद्यारण्य में स्वयं मार्ग निकाल कर चले। कभी मौसी की तीव्र ताड़ना की याद आती तो आशा का चित्त विचलित हो उठता। वह समझ जाती कि पढ़ने लिखने का तो एक बहाना है। सास को देखती तो मारे शर्म के गड़ गड़ जाती, किंतु सास उससे कभी किसी काम के लिए नहीं कहती, कोई उपदेश नहीं देती और बिना आज्ञा के वह सास के काम में सहायता देने जाती भी तो सास अत्यंत चंचल होकर कहने लगती, अरे कर क्या रही हो, जाओ अपने कमरे में जाओ, तुम्हारी पढ़ाई मारी जाएगी। अंत में अन्नपूर्णा को आशा से कहना ही पड़ा, तेरी जो कुछ पढ़ाई हो रही है सो तो मुझे सब मालूम है, अब महेंद्र को भी क्या तू डॉक्टरी पास नहीं करने देगी। सुनकर आशा ने अपने मन को खूब कड़ा कर लिया और महेंद्र से जाकर बोली, तुम्हारी परीक्षा की पढ़ाई नहीं हो रही है, आज से मैं नीचे मौसी के कमरे में रहूंगी। इस उम्र में इतना बड़ा संन्यास व्रत। शयनागार एकदम मौसी के कमरे में आत्मनिर्वासन। ऐसी कठोर प्रतिज्ञा उच्चारण करते हुए आशा की आंखों में आंसू भर आए। उसके अबाध्य पतले पतले होंठ कांप उठे और कंठ रुक सा गया। महेंद्र ने कहा, तो चलो चाची के कमरे में ही चले चलें, पर उन्हें फिर ऊपर आकर हमारे कमरे में रहना पड़ेगा। आशा ने अपने इतने बड़े उदार गंभीर प्रस्ताव को मजाक में उड़ता देख मारे गुस्सा के रुठकर अपना मुंह फेर लिया। महेंद्र ने कहा, इससे तो बल्कि तुम खुद मुझे दिन रात अपनी आंखों ही आंखों में रहकर पहरा दो तो अच्छा हो, फिर देखना कि मैं परीक्षा की पढ़ाई करता हूं या नहीं। यह बात सहज ही में तय हो गई। आंखों ही आंखों में रखकर कैसे पहरा दिया जाने लगा, इसका विस्तृत वर्णन करना अनावश्यक है। केवल इतना कह देना ही काफी होगा कि उस साल महेंद्र परीक्षा में फेल हो गया और चारु पाठ में विस्तृत वर्णन रहने पर भी बहुपद के विषय में आशा का अज्ञान दूर नहीं हुआ। ऐसा अपूर्व पठन पाठन का कार्य संपूर्ण निर्विघ्नता से नियमित होता रहता हो, यह नहीं कहा जा सकता। बीच बीच में बिहारी आकर बड़ी गड़बड़ी मचा देता था। महीन भैया, महीन भैया की रट से वह मोहल्ले भर को सर पर उठा लेता। महेंद्र को उसके निजी कमरे से बाहर निकाले बगैर उसे चैन नहीं पड़ता। पढ़ाई की शिथिलता पर महेंद्र को वह काफी डांटता फटकारता और आशा से कहता, भाभी निगल जाने से हजम नहीं होता, चबा कर खाना चाहिए। इस समय तुम एक ही कौर में सबका सब निगल जाना चाहती हो सो ठीक नहीं, ऐन वक्त पर फिर हजमी गोली ढूंढे नहीं मिलेगी। महेंद्र कहता, चुन्नी तुम इसकी बातों में ना आना, इसे तो हमारे आनंद से ईर्ष्या हो रही है। बिहारी कहता, आनंद जबकि तुम्हारी मुट्ठी में ही है तो उसे इस तरह भोगना चाहिए जिससे दूसरों को ईर्ष्या ना हो। महेंद्र जवाब देता, दूसरों की ईर्ष्या से आनंद जो मिलता है, जानती हो चुन्नी, मैं जरा सा चूक जाता तो गधे की तरह मैं तुम्हें बिहारी के हाथ ही सौंप देता। बिहारी का चेहरा सुर्ख हो उठता, कहता, चुप। इन सब बातों से आशा मन ही मन बिहारी से चिढ़ती रहती। किसी समय बिहारी के साथ उसके ब्याह की बात चली थी, इसी कारण बिहारी के प्रति उसका विपरीत रुख रहता है। बिहारी इस बात को समझाता है और महेंद्र को इस तरह की छेड़छाड़ में आनंद आता है। राजलक्ष्मी बिहारी को बुलाकर उससे अपना दुखड़ा कहती। बिहारी कहता, माँ, रेशम का कीड़ा जब कोआ बनता है तो डरने की कोई बात नहीं होती, पर जब वह कोआ काटकर उड़ जाता है तब उसका हाथ में आना मुश्किल हो जाता है। यह कौन जानता था कि महेंद्र भैया तुम्हारे बंधन को इस तरह काट देंगे। महेंद्र के फेल होने की खबर से राजलक्ष्मी ग्रीष्मकाल के आकस्मिक अग्निकांड की तरह एकाएक ऐसी जल उठी कि उसकी लपटों से आसपास का कोई बच ना सका। सबसे ज्यादा गर्जन और दाहन सहना पड़ा अन्नपूर्णा को। उनका खाना पीना सोना सब छूट गया। एक दिन नववर्षा के वर्षण मुखर मेघाच्छन्न संध्या के समय महेंद्र एक सुवासित महीन दुपट्टा ओढ़े और गले में जूही का एक गजरा डाले बड़े आनंद से अपने सोने के कमरे में पहुंचा।
सहसा आशा को आश्चर्य से चकित कर देने के विचार से उसने जूतों की आवाज तक न होने दी। कमरे में झांककर उसने देखा कि पूरब की खुली हुई खिड़की में से जोर की हवा वर्षा की बौछार के साथ कमरे में प्रवेश कर रही है। हवा से बत्ती बुझ गई है और आशा नीचे के बिस्तर पर पड़ी सिसक सिसक कर रो रही है। महेंद्र ने जल्दी से उसके पास जाकर पूछा, क्या हुआ आशा? बालिका दूने आवेग से उठी। बहुत देर बाद महेंद्र को अपने प्रश्न का क्रमशः उत्तर मिला। मौसी से अब सहा नहीं जाता, सो वे अपने फुफेरे भाई के साथ यहां से चली गई हैं। महेंद्र को गुस्सा आ गया। वह सोचने लगा, वे गई तो गई, पर हमारी ऐसी बदली की संध्या को क्यों मिट्टी में मिला गई? अंत में उसका सारा गुस्सा मां पर जा पड़ा। वे ही तो सब अशांति की जड़ हैं। महेंद्र ने कहा, चाची जहां गई हैं हम लोग भी वहीं चले जाएंगे। देखें फिर मां किसके साथ लड़ती झगड़ती हैं। इसके बाद महेंद्र ने बड़े जोर का शोर गुल मचाते हुए चीज, बस्ते, बांधना और कुली मजूरों को बुलाना शुरू कर दिया। राजलक्ष्मी सब समझ गई। उन्होंने धीरे धीरे महेंद्र के पास आकर शांत स्वर में पूछा, कहां जा रहा है तू? महेंद्र पहले तो कुछ जवाब ही नहीं दिया था। 2-3 बार पूछे जाने के बाद बोला, चाची के पास जा रहा हूं। राजलक्ष्मी ने कहा, तुम लोगों को कहीं जाना नहीं होगा, मैं ही जाकर तेरी चाची को यहां लिवाए ले आती हूं। इतना कहकर राजलक्ष्मी उसी क्षण पालकी में बैठकर अन्नपूर्णा को लिवाने चली गई और अन्नपूर्णा के सामने जाकर गले में आंचल डालकर हाथ जोड़कर बोली, प्रसन्न होइए मजली बहू, क्षमा कीजिए। अन्नपूर्णा इस नाटकीय भाव को देखकर मारे शर्म के गड़गड़ गईं और अत्यंत चंचल होकर जेठानी के पांव की धूल माथे से लगाती हुई बोली, जीजी, मुझे क्यों इस तरह अपराधिनी बनाकर लज्जा देती हो? मुझे तुम जो आज्ञा दोगी मैं वही करूंगी। राजलक्ष्मी ने कहा, तुम चली आई हो इसलिए बेटा और बहू दोनों के दोनों घर छोड़कर चले जा रहे हैं। कहते कहते अभिमान, क्रोध और धिक्कार के मारे वे रो उठी। देवरानी जेठानी दोनों घर लौट आईं। बाहर वर्षा हो रही है। अन्नपूर्णा जब महेंद्र के कमरे में पहुंची तब आशा का रोना थम चुका था और महेंद्र तरह तरह की हंसी की बात छेड़कर उसे हंसाने की कोशिश कर रहा था। लक्षणों से मालूम होता है बदली की संध्या संपूर्णतः व्यर्थ नहीं जाएगी। अन्नपूर्णा ने कहा, चुन्नी, तो मुझे घर में भी नहीं रहने देगी और कहीं जाऊं तो वहां भी पीछा नहीं छोड़ेगी। मुझे क्या कहीं भी जरा शांति नहीं लेने देगी? आशा अकस्मात वाण विद्ध हरिणी की तरह चकित हो उठी। महेंद्र सहसा झुंझला कर बोल उठा, क्यों चाची, चुन्नी ने तुम्हारा किया क्या है? अन्नपूर्णा ने कहा, बहू बेटी का इतना बेहयापन मुझसे नहीं देखा गया, तभी तो मैं यहां से चली गई थी। फिर सास को रुलाकर क्यों मुझे पकड़वा मंगाया कलमुही ने? जीवन के कवित्व अध्याय में माँ और चाची ऐसी बाधा बन सकती हैं, महेंद्र को यह नहीं मालूम था। दूसरे दिन राजलक्ष्मी ने बिहारी को बुलाकर कहा, बेटा, एक बार महेंद्र से कहो मैं बहुत दिनों से मायके नहीं गई, अब मैं बारामत जाना चाहती हूँ। बिहारी ने कहा, बहुत दिनों से जबकि नहीं ही गई तो अब ना जाओ तो क्या है? अच्छा, मैं महेंद्र भैया से कहूंगा, पर वे शायद राजी ना हो। बिहारी की बात का उत्तर देते हुए महेंद्र ने कहा, सो तो ठीक है, जन्मभूमि देखने को किसका जी नहीं चाहता, पर माँ का वहां ज्यादा दिन ना रहना ही अच्छा है। बरसात के दिनों में वो जगह अच्छी नहीं है। महेंद्र ने सहज ही में सम्मति दे दी। इससे बिहारी कुछ अप्रसन्न हुआ। बोला, माँ अकेली जाएंगी, वहां कौन उनकी सेवा टहल करेगा? भाभी को भी साथ भेज दो ना। इतना कहकर वह जरा हंस दिया। बिहारी के इस भीतरी व्यंग के सार से महेंद्र संकुचित हो उठा। बोला, सो क्या मैं नहीं भेज सकता तुम समझते हो? किंतु बात इससे और आगे नहीं बढ़ सकी। इसी तरह बिहारी आशा का मन विमुख कर दिया करता और यह जानकर कि आशा उस पर नाराज हो रही है, मानो वह एक प्रकार का सूखा आनंद अनुभव करता रहता। कहने की जरूरत नहीं कि राजलक्ष्मी अपनी जन्मभूमि देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं थी।
गर्मियों में नदी का पानी जैसे घट जाता है और तब माझी जैसे कदम कदम पर लग्गी डालकर था लेता है कि कहाँ कितना पानी है। राजलक्ष्मी भी वैसे ही इस मनमुटाव के समय माँ बेटे के स्नेह संपर्क के पानी में लग्गी डालकर था ले रही थी। उनकी बारासत जाने की बात इतनी जल्दी और इतनी आसानी से मंजूर हो जाएगी, इस बात की उन्हें कतई आशा नहीं थी। वे मन ही मन कहने लगी, अन्नपूर्णा के घर छोड़ने और मेरे घर छोड़ने में कितना फर्क है। वह ठहरी टोना मंत्र जानने वाली डाइन और मैं हूं केवल मां। मेरा जाना ही अच्छा है। अन्नपूर्णा भीतरी बात को समझ गई। उन्होंने महेंद्र से कहा, दीदी चली जाएंगी तो मैं भी नहीं रह सकूंगी। महेंद्र ने मां से कहा, सुनती हो मां, तुम जाओगी तो चाची भी चली जाएंगी, तब फिर घर का काम कैसे चलेगा। राजलक्ष्मी विद्वेष विष से जर्जरित होकर बोल उठी, तुम जाओगी मजली बहू? ऐसा भी कभी हो सकता है? तुम जाओगी तो काम कैसे चलेगा? तुम्हारा रहना तो बहुत जरूरी है। राजलक्ष्मी के लिए अब देर सहन करना असह्य हो उठा। दूसरे दिन दोपहर के पहले ही उन्होंने देश जाने की पूरी तैयारियां कर डाली। महेंद्र खुद ही उन्हें देश पहुंचा आएगा, इस विषय में बिहारी या और किसी को कोई संदेह न था। किंतु समय पर देखा गया कि महेंद्र ने मां के साथ एक गुमाश्ता और एक दरबान को भेजने की व्यवस्था की है। बिहारी ने कहा, महेंद्र भैया, अभी तक तुम तैयार भी नहीं हुए। महेंद्र ने लज्जित होकर कहा, मुझे कॉलेज की। अच्छा, तुम रहने दो, मां को मैं पहुंचाऊंगा। महेंद्र मन ही मन क्रुद्ध हो उठा। उसने एकांत में आशा से कहा, सचमुच बिहारी अब बहुत ज्यादती करने लगा है। वह दिखाना चाहता है मानो उसे मां की चिंता मुझसे कहीं ज्यादा है। अन्नपूर्णा को रहना पड़ा, किंतु लज्जा, क्षोभ और विरक्ति से वे अत्यंत संकुचित होकर दूर ही दूर रहने लगी। चाची का इस तरह दूर दूर रहना महेंद्र को अच्छा नहीं लगा। वह रूठा रूठा रहने लगा और आशा भी कुछ रूठी सी और कुछ अनमनी सी रहने लगी।